तो यहाँ पे जो अतिक्रमण बाहर से होता रहा है, होता रहेगा, पीढ़ियों तक चलता रहेगा। हम लोग इसी तरह, हमारे लोग जो बाहर जो काम करने जाते हैं उनके लाश आते हैं, जो यहाँ के लेबर वर्क के काम करने जाते हैं, प्रवासी मजदूर जाते हैं, उनकी लाश आती हैं। हमारे यूथ को अब राजनीति में आना बहुत जरूरी है। चारागाह क्यों बना हुआ है, वही मैं सवाल पूछना चाहती हूँ अपने झारखंड के वासियों से। आपके पास अगर कोई हेलीकॉप्टर से आता है कोई नेता तो आप उसको तुरंत वोट देते हैं, लेकिन जो आपका समाज से भी है, बगल में आपका काम कर रहा है, जो एक डॉक्टर बन के काम कर रहा है, लेकिन उस पर जागा, उसका समाज सेवा जागा और वो चुनाव में खड़ा था, तो आप उसका वोट नहीं करते हैं, उसको वोट नहीं करते हैं आप उसको। आप अगर कोई हेलीकॉप्टर से आया, बड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर से आया, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आया, तो आप उसको वोट करके एमएलए एमपी बनाते हैं, फिर उसके बाद आप एक कागज साइन करने के लिए उसके चमचों से आप निपटते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया और आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। इस वक्त भाषा का जो आंदोलन है उसका एक पड़ाव आ गया, लेकिन अब 1932 को लेकर के नई सुगबुगाहट है। आखिर कानून क्या कहता है 1932 को लेकर के? अगर झारखंड सरकार राज्य में विधानसभा के अंदर 1932 का प्रस्ताव अगर लाती है तो वो लीगली कितना अपडेट है, क्या वो कानून के दृष्टिकोण से फिट भी है क्या? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ रांची हाई कोर्ट की जो एडवोकेट हैं, यहाँ पर एडवोकेट लक्ष्मी नायक जी मौजूद हैं। लक्ष्मी जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और भाषा का जो आंदोलन है उसको एक पड़ाव मिला, यहाँ पर राज्य सरकार ने रोल बैक किया है, लेकिन एक नई लड़ाई अब शुरू हो गई है 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को परिभाषित करने के लिए। कानून क्या कहता है? सबसे पहले सभी झारखंड के वासियों को मेरा झारखंडी जोहार। और मैं आप लोगों के माध्यम से इस भाषा संस्कृति से भी मैं जुड़ी हुई हूँ, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि कोई भी राज्य का, किसी भी राज्य का स्थानीय निवासियों का क्या अधिकार है। तो 345 से लेकर आर्टिकल 345 से लेकर 350 में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी राज्य का जो भी स्थानीय निवासी होता है, स्थानीय निवासी मतलब वहाँ के मूल निवासी, उनका उनका पहला अधिकार नौकरी में, नियुक्ति में, वहाँ के जन संसाधन में उनका पहला अधिकार होता है। तो इसके आधार पर जो 1932 की अभी जो लड़ाई स्टार्ट हुई है, तो ये पूरी तरह से संवैधानिक लड़ाई है और किसी भी मूलवासी आदिवासी का ये प्रथम अधिकार है कि उसके राज्य में होने वाले विकास में, नियोजन नीतियों में उनका पहली प्राथमिकता उनको मिले, जो कि अभी शायद हमारे राज्य की सरकार इस पर अभी कुछ कहना नहीं चाह रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये असंवैधानिक, ये पूरी तरह से संवैधानिक है। आप तमिलनाडु में ले लीजिए, आप साउथ के एरिया में ले लीजिए कि वहाँ के लोगों में पहली प्राथमिकता आपको मिलेगी, वहाँ के राज्य के लोगों के। आप अदर स्टेट में भी चले जाइए, आपको पहली प्राथमिकता वहाँ के लोगों को मिलेगी। डोमिसाइल नीति जो है ये संवैधानिक नीति है। ये बहुत सारे राज्य के अंदर है कि डोमिसाइल का जो प्रोविजन है वो क्लियर है। जी बिल्कुल। झारखंड में ही इतना कंफ्यूजन क्यों है डोमिसाइल को लेकर के? ये तो हमारे जो 22 वर्षों में जो भी सरकारें आई हैं वो उन पर निर्भर करती है कि वो किस प्रकार से हमारे लोगों को संतुष्ट करना चाहते हैं, राज्य की जनता को किस प्रकार संतुष्ट करना चाहते हैं। ये उनकी राजनीतिक मुद्दों पर टिका हुआ है। लक्ष्मी जी, 1932 को लेकर के और स्थानीय नीति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का भी एक रेफरेंडम है। जी जी बिल्कुल। तो क्या कहता है वो एडवाइस? मैंने पहले ही आपको शब्दों में कहा कि 345 और 350 आर्टिकल में दिया हुआ है कि वह पहली प्राथमिकता वहाँ के मूल निवासी और आदिवासियों को दिया जाए। ये साफ तौर पे कहा गया है, जिसके आधार पर तमिलनाडु का जजमेंट भी आप उठा के पढ़ सकते हैं। आपको किसी भी राज्य में आप चल जाइए, वहाँ पे किसी भी राज्य में डोमिसाइल नीति पहली प्राथमिकता दी जाती है। चाहे कोई भी नियुक्ति हो, कोई भी आरक्षण भी अगर दिया जाए तो पहली प्राथमिकता वहाँ के स्टेट के लोग, स्थानीय नीति, आरक्षण भी स्थानीय नीति पर ही लगा हुआ है। अदर स्टेट के लोगों को यहाँ पे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, जबकि हमारे झारखंड में ऐसा बहुत सा केस पाया गया जिसमें अदर स्टेट से भी लोग यहाँ पे अभी आरक्षण लेकर भी जॉब कर रहे हैं, जॉब ले रहे हैं। जी बिल्कुल। लक्ष्मी जी, एक चीज और भी है कि मान लीजिए कि विधानसभा के अंदर सरकार अगर लेकर के आती है, जेएमएम की सरकार है, अभी उनके मैनिफेस्टो में भी है 1932, अगर वो लेकर के आती है, संख्या बल के कारण सरकार रहेगी, सरकार जाएगी, ये अलग मुद्दा है। लेकिन अगर टेबल किया जाता है 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को विधानसभा में, तो ये लीगली चैलेंजेबल है क्या? नहीं चैलेंजेबल, देखिए चैलेंज जो है तो हमारा तो खुद का पहले देखिए जो हमारे लोग हैं, ठीक है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है झारखंड के अंदर जो इसका विरोध करेगा, तो वो न्यायालय में जा सकते हैं। बड़ा वर्ग नहीं है, बड़ा वर्ग बिल्कुल नहीं है जिसका विरोध करेगा, बड़ा वर्ग नहीं है।
अगर वो देखा जाए तो हमारी संख्या ज़्यादा है, जो उन पे खतियानदारी उनकी संख्या ज़्यादा है। अगर विरोध करती है तो एक नीति संगत होना चाहिए। जैसे 75% अभी झारखंड सरकार ने आदेश दिया कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में मिलेगी, तो एक संख्या आधारित कीजिए कि यहाँ के लोगों में पहली प्राथमिकता क्या मिले। आप एक सीट आप रिजर्व कर सकते हैं कि यहाँ के लोगों को इतनी सीटें यहाँ के लोगों को मिलेगी और इतनी सीटों पे जो भी लड़ाई होगी वो अदर स्टेट के लोगों के लिए होगी। तो आप ये पहले डिक्लेयर कीजिए। आप लड़ा रहे हैं, बाहरी भीतरी कर रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। रश्मि जी, मान लीजिए कि ये टेबल हो जाता है विधानसभा में जी, कोई पक्ष अगर न्यायालय में जाता है जी, तो न्यायालय का रुख क्या होगा इस मामले पर? जो संवैधानिक चीज, न्यायालय भी संविधान पे चलती है, न्यायालय भी संविधान पे चलता है कि जो फैक्ट और टर्म है उसी पे आधारित पे जजमेंट होगा। ये किसी के बलपूर्वक करने से कुछ नहीं होगा। जो न्यायालय की अधिकारिता वही चीज काम करेगी। तो इसमें तो मैं खुद इस पर न्यायालय में जा रही हूँ। 1932 को लेकर मैं न्यायालय संगत में खुद जा रही हूँ। मैं अपने लोगों के, अपने मूलवासी भाइयों के लिए इतना तो मैं कर सकती हूँ कि मैं 32 का खतियान यहाँ पे लागू हो। जो भी स्थानीय नियोजन नीति है, चाहे 1908 है, लास्ट सेटलमेंट जो है 1964 दे जो सरकार है, तो ये स्थानीय नीति के लिए मैं परिश्रम कर रही हूँ। मैं न्यायालय में भी जाऊँगी। इसके लिए कोई दो राय नहीं है कि मैं न्यायालय की लड़ाई नहीं लड़ूंगी। ये तो भाषा संघर्ष समिति से तो मैं जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं जो अपना तरफ से मैं जो अपने लोगों को सुविधा दे सकती हूँ मैं करूँगी। चाहे इसके लिए मुझे हाई कोर्ट जाना पड़े, इसके लिए हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े या तो इंटरनेशनल कोर्ट जाना पड़े। मैं आज खुले सब अपने झारखंड वासियों से ये मैं वादा कर रही हूँ कि मैं आपकी लड़ाई में, ये मेरी लड़ाई है, क्योंकि हमारे आने वाले पीढ़ी को मुझे भी मुंह दिखाना है। क्योंकि अगर मैं उनका लाइफ अगर सिक्योर नहीं करती हूँ तो यहाँ पे जो अतिक्रमण बाहर से होता रहा है, होता रहेगा, पीढ़ियों तक चलता रहेगा। हम लोग इसी तरह, हमारे लोग जो बाहर जो काम करने जाते हैं उनके लाश आते हैं, जो यहाँ के लेबर वर्क के काम करने जाते हैं, प्रवासी मजदूर जाते हैं, उनकी लाश आती हैं। और हमारे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जिनका जो इंश्योरेंस का पैसा क्लेम करने के लिए हम लोग केस लड़ते हैं। क्या हमें दुख नहीं होता जब हमारे भाइयों का लाश आता है, जब किसी फैक्ट्री में उसकी माँ को उसका लाश भी दर्शन नहीं होता है? और तो परेशानी तो खैर है। बिल्कुल परेशानी बहुत ज्यादा है। एक सवाल मैं इनके लिए भी ले रहा हूँ कि जो लोग भोजपुरी भाषी हैं, अंगिका बोलते हैं, मगही बोलते हैं, एक बड़ा वर्ग है जो 70 और 80 के दशक में इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बोकारो स्टील प्लांट को लेकर के CCL, BCCL का जो नेशनलाइजेशन हुआ 70 के टाइम में, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए बिहार से लोग माइग्रेट कर गए हैं। अब वो यहाँ पे घर बना लिए हैं, यहीं पे रहते हैं, अपनी भाषा संस्कृति के साथ वो जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों का भविष्य क्या होगा अगर डोमिसाइल अगर 1932 के आधार पर अगर परिभाषित करती है राज्य सरकार? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो भाषा की बात है, जो भाषा जो अपने स्टेट की भाषा ये लोग लागू करना चाह रहे हैं, तो बात लागू करने का नहीं है। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि जो 70 और 80 के दशक में जिन लोगों ने धनबाद बोकारो को अपना शेल्टर बनाया, यहाँ जमीन लिया, अपना घर बनाया, अपने भाषी संस्कृति के साथ, अपने परिवार के साथ यहाँ रह रहे हैं, तो जो आसन जो डोमिसाइल का जो पॉलिसी है, जो JMM के मैनिफेस्टो में भी है, अगर वो लागू हो जाता है तो फिर ऐसे लोगों का भविष्य क्या है, लीगल भविष्य क्या है? देखिए, जब हम लोग आपका सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगी कि आप जब कहीं पे आवासीय प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तो आपका एक तत्काल आवास प्रमाण पत्र बनता है। तो सरकार को ये नीति लागू करनी होगी कि मैंने पहले भी कहा था कि एक विशेष जनसंख्या, जैसे कि आप 75% आप यहाँ की स्थानीय नीति पे लागू करें और अदर जो 25% बनता है उस पर आप यहाँ पे जो अभी 40 साल से 50 साल से रह रहे हैं उनके लिए आप सुरक्षित जगह सुरक्षित करें। तो ये एक नीति होनी चाहिए सरकार के लिए। सरकार जब तक नीति नहीं बनाएगी तब तक इसी तरह हम लोग परेशान होते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कोई नीति नहीं होने के कारण बाहर से जो लोग यहाँ पे वैकेंसी भरते हैं, आपको सबसे पहले वो लोग अपना मतलब जिस तरह भी, चाहे भ्रष्टाचार के माध्यम से, जिस तरह से भी वो यहाँ नौकरी करते हैं और उसके बाद फिर उनके लोग यहाँ पे आना स्टार्ट करते हैं। कई उदाहरण तो जाली प्रमाण पत्र के बिल्कुल जाली प्रमाण पत्र के बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से ऐसे केसेस भी हैं। तो वो लोग आते हैं, फिर वो लोग यहाँ पे रहना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अपना परिवार लाते हैं, बिजनेस करते हैं, फिर उसका प्रमाण पत्र बनता है। फिर इसी तरह ये जो भ्रष्टाचार जो चलता रहता है, तो इसीलिए एक नीति लागू करना होगा, चाहे कोई भी सरकार, क्लियर पॉलिसी होना चाहिए जिसमें सबका हित सुरक्षित हो। बिल्कुल सबका हित, जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा संस्कृति के आधार पर सबका जो हित है वो सुरक्षित होना चाहिए। लक्ष्मी जी, झारखंड के अंदर आक्रोश बहुत ज़्यादा भी देखा जा रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं उनके अंदर गुस्सा है। ये गुस्सा का रूट रीजन क्या है, आपको क्या लगता है? गुस्सा का रूट रीजन इसलिए है
कि आप नियुक्ति पर नियुक्ति निकालते जा रहे हैं, लेकिन नीति नहीं है। तो हमारे यहाँ के बच्चे, आपको मैं पहले भी बताया, ये पहले भी बता चुके आपको कि ये जो यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो युवा हैं वो बाहर जॉब करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नौकरियाँ होने के बावजूद उनको जॉब नहीं मिल पाती है, और इसका बहुत बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। ठीक है, और वो जो है यहाँ के युवा जो यहाँ से बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, उसी की रोकथाम के लिए ये लोग बरगलाए हुए हैं अपना। नहीं तो यहाँ के यूथ, अभी जो यूथ जो आगे बढ़ा है, तो उनका कारण है कि नौकरी नहीं मिलना, क्योंकि बहुत से यूथ बहुत सा उम्मीद लेकर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद पढ़ाई करने के बाद वो तैयारी करते हैं, और तैयारी करने के बाद वो जॉब के लिए वैकेंसी भरते हैं। वैकेंसी भरने के बाद होता है कि जॉब, जब वो वैकेंसी भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि कोई तरह का विकल्प निकल आता है, कोई तरह का त्रुटि हो जाती है, फिर वो एग्ज़ाम रद्द हो जाता है, फिर उनका लाइफ बर्बाद हो जाता है। अभी मेरे पास एक केस आया था कांस्टेबल बहाली का, उसमें उन लोगों का जो नियुक्ति था वो रद्द कर दिया, उनका एज आ गया, डिफेंड हो गया, एज बाहर हो गया। अब वो क्या होगा, अब उनका लाइफ चौपट हो जाएगा। तो यही चीज़ है, हमारी कोई भी सरकार आए, हम एक चीज़ ये कहना चाहते हैं, कोई भी सरकार आए तो एक न्याय संगत नीति लाए वहाँ के नागरिकों के लिए, यहाँ के झारखंड के नागरिकों के लिए, कि एक नीति लागू करे कि जिसमें परफेक्ट बैठे, कि यहाँ के स्थानीय लोगों को पहली प्राथमिकता दे, और उसके बाद जो यहाँ पे 40 साल 50 साल से रह रहे हैं यहाँ पे उनके पास रोजगार का साधन नहीं है, तो सबसे पहले तो आप नीति बनाइए। नीति नहीं बनाइएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। इसी तरह आप हर साल होता है, हर बार 5 साल में एक बार होता है कि आप नीति का लालच देकर सरकार में आते हैं, नीति का लालच दे के सरकार में आते हैं, और उसके बाद फिर गोल हो जाता है कुछ नहीं। उसके बाद फिर जनता त्राहिमाम करती है, फिर वो अपनी नीति के लिए, अपना खतियानी नीति के लिए, नियोजन नीति के लिए फिर संघर्ष करती रहती है। अभी जो हमारे युवा, अभी यूथ जो पैदल अभी मार्च करके, अभी बोकारो धनबाद से पैदल मार्च 200 किलोमीटर करके वो गए हैं, उनकी हालत क्या होगी। ताकि आक्रोश का भी एक जरिया है, एक तरीका है कि लोग गए हैं आज मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। किसी का बेटा, यहाँ पे हम लोग नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, सरकार की जो अस्पष्ट नीति है उसका भी जिक्र कर रहे हैं। जेपीएससी को लेकर के एक सवाल है हमारे पास, ये बार बार जेपीएससी इतने विवाद में क्यों है? वहाँ की सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि विवाद का मुद्दा बना है वहाँ का जो भ्रष्टाचार का, तो उस कमेटी में थोड़ा सा संशोधन होना बहुत जरूरी। ये सरकार का काम है, सरकार का काम है कि कमेटी पर ध्यान दे, आखिर क्या कमी है जो बार बार विवादित होता है, तो उस विवाद को खत्म करने के लिए कमेटी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये बार बार कोई ना कोई त्रुटि आ जाती है, फिर रद्द होता है, फिर न्यायालय पहुंचता है, बार। माननीय हाई कोर्ट का भी कहना है कि आप अपनी कमेटी को पहले ठीक करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा केस हाई कोर्ट जा चुका है, जेपीएससी का मुद्दा बहुत बार हाई कोर्ट जा चुका है। हर जेपीएससी में एक विवाद रहता है, आपने भी ध्यान दिया हो। अभी परसों ही हुआ कि वो जो छठी जेपीएससी का जो पैनल था उसको रद्द कर दिया गया। लक्ष्मी जी, मुझे वाइंड अप करना, मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ, ये है कि झारखंड के अंदर जब कभी भी पॉलिसी पैरालिसिस होता है, सबको पता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक का जो परिपाटी है वहाँ से नीतियाँ तय होती हैं। आपको लगता है कि पॉलिटिकल रिफॉर्म की ज़रूरत है झारखंड में? ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि पॉलिटिकल रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप किसी भी राज्य में जाते हैं, वहाँ पे बाहरी नेता कितना दिखता है आपको? ये चारागाह झारखंड क्यों बना हुआ है? चारागाह क्यों बना हुआ है, वही मैं सवाल पूछना चाहती हूँ अपने झारखंड के वासियों से। आपके पास अगर कोई हेलीकॉप्टर से आता है कोई नेता, तो आप उसको तुरंत वोट देते हैं, लेकिन जो आपका समाज सेवी है, बगल में आपका काम कर रहा है, जो एक डॉक्टर बन के काम कर रहा है, लेकिन उस पर जागा, उसका समाज सेवा जागा, और वो चुनाव में खड़ा था, तो आप उसका वोट नहीं करते हैं, उसको वोट नहीं करते हैं आप उसको। आप अगर कोई हेलीकॉप्टर से आया, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर से आया, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आया, तो आप उसको वोट करके एमएलए एमपी बनाते हैं, फिर उसके बाद आप एक कागज साइन करने के लिए उसके चमचों से आप निपटते हैं। तो ये मैं अपने झारखंड वासियों से मैं क्रोधित हूँ कि आपने जो सरकार, बाबू वाला सरकार जो चुना, ये आपने चुना है, हमने चुना है, और मेरी गलती है कि आज हम अभी भुगत रहे हैं। अभी हमारे युवा सड़क पे है, हमारे युवा रोड से जा रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं, हमारे युवा रो रहे हैं, तो ये हमारी गलती है। इसका सीधा मतलब है कि फॉर द झारखंड, बाय द झारखंड एंड टू द झारखंड जब तक नहीं होगा तब तक झारखंड सुधरने वाला नहीं है। मैं सबसे बड़ी बात मैं यह कहना चाहती हूँ कि एजुकेशन हमारे झारखंड में बहुत कमी है, बच्चियां नहीं पढ़ती हैं, बच्चियों को नहीं पढ़ाया जाता है। ये सोशल प्रॉब्लम है, ये सोशल प्रॉब्लम है, इसको भी निपटना बहुत जरूरी है।
और हमारे यूथ को अब राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि भारत का संविधान एक अधिवक्ता ने लिखा था। मैं अपने अधिवक्ता भाइयों से निवेदन करूँगी कि आज आप झारखंड के लिए आप लोग ज़रूर आप लोग एक कदम बढ़ाएं। जैसे मैंने कदम बढ़ाया तो आप लोग भी कदम बढ़ाइए, क्योंकि झारखंड को बचाना बहुत ज़रूरी है। हमारे युवा आज रोड पे हैं। अगर हम लोग संविधान रक्षक जो अगर हम लोग संवैधानिक पद पे हैं, जो हम लोग संविधान के रक्षक हैं, अगर इन भाइयों की हम लोग रक्षा नहीं करेंगे तो ये लोग भाई भटक जाएंगे। जिस तरह बाबा साहेब संविधान के रचयिता थे, पूरा भारत का राष्ट्र का वो एक संविधान का जो अभी जो संविधान हमारे पास सबसे अनमोल रत्न के बराबर है, तो एक जो अनमोल रत्न जो दिया वो एडवोकेट ने दिया। तो एक एडवोकेट जिस दिन एमएलए एमपी बन जाएगा उस दिन शायद ये नीतियाँ इतना कठिन नहीं होगा, इन नीतियों को पारित इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्मी जी, आपने वक्त निकाला बात करने के लिए जेटीएन न्यूज़ इंडिया के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने काफ़ी बेबाक राय एडवोकेट लक्ष्मी नायक का, हाईकोर्ट में रांची में ये प्रैक्टिस करती हैं। साफ कहना है कि जब तक झारखंड में टू द झारखंड, बाय द झारखंड, फॉर द झारखंड की पॉलिसी नहीं आएगी तब तक झारखंड का भला होने वाला नहीं है। राज्य में पॉलिटिकल रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। अगली बार एक और मेहमान और एक और मुद्दा, तब तक के लिए